गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी के बारे में। बच्चों आज के वीडियो से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारे कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं और क्यों अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्यों प्रोड्यूस करते हैं, और क्यों हमारे जो है कुछ न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं और क्यों कुछ हमारे बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में मेरे पापा आपको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये हमारा रेडियो एक्टिविटी सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी यहां पर आप नोट करिए, रेडियो एक्टिविटी 02 और टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बच्चों ये रेडियो एक्टिविटी का पूरा टॉपिक जो हमारा कवर होगा, इसमें मैं आपको टोटल 5 वीडियो बनाकर दे रहा हूं। सबसे पहले जो है वीडियो एक बन चुका है वो है बच्चों हमारा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और बच्चों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में बच्चों हम देखेंगे स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है, स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है बच्चों। और बच्चों यहीं से हमको पता लगेगा कि हमारा कौन सा न्यूक्लियस बच्चों अल्फा पार्टिकल निकालता है, कौन बीटा पार्टिकल निकालता है बच्चों, और बच्चों हमारा गामा रेडिएशन क्यों होता है। ठीक है, गामा रेडिएशन क्यों होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे अल्फा डिके, बीटा डिके। ठीक है, बीटा डिके एंड गामा रे इमिशन से हमारा जो है पेरेंट न्यूक्लियाई पे क्या फर्क पड़ता है। फिर बच्चों एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। ये बच्चों छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इजी होगा, देख लीजिएगा। इस पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसी में हमारे जो है न्यूमेरिकल होंगे, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी में हमारे न्यूमेरिकल होंगे। इसमें बच्चों लॉ आता है, हाफ लाइफ आता है, मीन लाइफ आता है, और बच्चों यहां से हमारा जो है इतने में आकर के रेडियो एक्टिविटी का हमारा जो है कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज ये मेरा रेडियो एक्टिविटी का दूसरा वीडियो है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये और ये मिलाकर के हमको बताता है कि हमारा जो है न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल और अनस्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हर एक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और इसी में वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का जो है पाथ अपनाता है। अब बच्चों एक इसमें दूसरा फैक्टर है। ठीक है, एक इसमें दूसरा फैक्टर है जिसके कारण भी बच्चों हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी का जो है फिनोमेना होता है, और बच्चों वो होता है हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो।
और बच्चों इस रेशियो के बेस पे बच्चों एक हमारा कर्व बनता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, ये बच्चों कर्व किसके बीच में होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में हमारा कर्व होता है। कर्व क्या होता है मैं बना के दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हो गया। यहां देखिए क्या हुआ, ये 0, फिर हमने यहां पे लिया इस तरीके से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर बच्चों यहाँ पे 100। बस इतना रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए इसी के सिमिलर करते हैं, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है बच्चों, हो गया देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है बच्चों, ये है हमारा इस साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम एन ऐसे लिखते हैं, ये इधर जा रहा है और बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी हमारे पास इस तरफ से आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ऐसा देखा गया बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट के अलावा एक चीज और नोट करी गई, वो ये नोट करी गई बच्चों कि हमारा जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है जो है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर एक कर्व बनाया गया, किसके बीच में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में। बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों एक चीज जो है पूरी ऑब्जर्वेशन में आई कि जेड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20 तक अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर हमारा इक्वल है 1 के या नियर अबाउट इक्वल है 1 के, तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है, न्यूक्लियस जो है स्टेबल है। ठीक, और बच्चों एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि सारे आइसोटोप्स मिला करके नियर अबाउट 1500 जो है न्यूक्लियस फाइंड आउट किए जा चुके हैं अब तक, जिसमें से जो है नियर अबाउट 250 ही हमारे स्टेबल हैं और बाकी सारे के सारे अनस्टेबल हैं। ठीक है, इतने फाइंड आउट किए जा सकते हैं न्यूक्लियस और इतने स्टेबल है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि 108 एलिमेंट में इतने कहां गए, तो बच्चों ये आइसोटोप है। ठीक है, आइसोटोप जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 1, फिर बच्चों ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है, और ट्राइटियम हो गया, ये आप जानते हो। उसी तरीके से गोल्ड जो होता है, गोल्ड के टोटल 32 आइसोटोप्स हैं। तो इस तरीके से नियर अबाउट 1500 के है और बच्चों इसमें जो है 250 ही हमारे स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है, बाकी सब कम या ज्यादा जो है वो हमारा शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि जिस किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है, उसमें अवेलेबल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 के इक्वल है लगभग, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है। ठीक है बच्चों, अब इसको कंसीडर करके यहां पर एक ग्राफ बनाया गया। अब देखिए क्या हुआ, माना कि न्यूट्रॉन हमारा 10 है और प्रोटॉन 10 है, तो बच्चों ये पॉइंट यहां पे आएगा और फिर बच्चों 20 पे भी यहां आएगा इस तरीके से। तो बच्चों ये मान करके यहां पे इस तरीके से देखिए क्या हुआ, ये इधर
और ये इधर ये है हमारा पॉइंट। इस तरीके से मान करके जो है एक जो है लाइन ड्रॉ कर ली गई। ये देखिए इस तरीके से एक लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, एक लाइन हमारे पास ऐसे ड्रॉ हुई। और बच्चों ऐसा फिर सोचा गया कि इसी लाइन पे सारे आते होंगे, वो हमारे जो है स्टेबल होते होंगे। अब बच्चों इसमें देखिए कौन कौन से हमारे न्यूक्लियस आते हैं जो स्टेबल हो गए। तो देखिए सबसे पहले आ गया हीलियम 2 4, फिर आ गया ऑक्सीजन 8 16, और फिर आया नाइट्रोजन 7 14। इस तरीके से तमाम जो है हमारा, जैसे ये आया कार्बन 6 12। इस तरीके से बच्चों देखिए इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। देखिए सब आप काउंट कर लीजिए। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो हमारा 1 आ रहा था, और ये सारे के सारे जो है हमारे स्टेबल पाए गए। अब बच्चों इनके बात करते हैं इनके आइसोटोप के बारे में। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, ठीक है, देखिए हीलियम का एक आइसोटोप हमको मिलता है, वो मिलता है N23, ये है आइसोटोप, ये अनस्टेबल है। ऑक्सीजन का होता है 817 और 818 भी होता है हमारा, ठीक है, देखिए ये भी अनस्टेबल है। कार्बन में बच्चों हमारा C614 कार्बन होता है, ये बच्चों रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये हमारा यहां पर जो है चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे हमारे अनस्टेबल हैं। तो बच्चों ये देखा गया कि Z = लेस देन इक्वल टू 20 में हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर 1 है या 1 के बहुत करीब है, तो बच्चों सारे के सारे स्टेबल हैं। तो बच्चों ये जोन जो हुआ यहां तक 20 तक, ठीक है, ये 20 तक वाला जोन जो है वो हमारा स्टेबिलिटी को शो कर रहा था, ठीक है। अब बच्चों बात यहां पर आई कि इसके आगे हमारा क्या होगा, ठीक है, यदि हम 20 के आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी कहां जाती है और कहां लाई करती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर जो है फिर फर्दर सारे एलिमेंट और सारे न्यूक्लियस जितने भी अवेलेबल थे, तो सबकी एनालिसिस की गई, और फिर जो फाइंड आउट हुआ वो देखिए उसमें क्या था कि इफ Z is more than 20, then न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर हमारा लाई कर रहा है 1 और 1.6 के बीच में, देन न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस इज स्टेबल। इस तरीके से बच्चों हमको मिला, प्रैक्टिकल वैल्यू ये मिली हमारी सारी की सारी। और बच्चों एक एक न्यूक्लियस के लिए जब इसको ड्रॉ किया गया, तो ये वाला ग्राफ जो 20 तक यहां जा रहा था, यहां से डेविएट हो गया, और डेविएट होके ये बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पे मिला। देखिएगा इस तरीके से, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कहीं इस तरीके से गया, ठीक है, यहां पर इस तरीके से गया। और बच्चों जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन वो मिला वो ये था कि सपोज करिए 83 आ रहा है, तो बच्चों यहां पर 83 के बाद, ठीक है, अगर हम इसको यहां देख लें तो 83, Z = 83 के बाद हमारे जितने भी न्यूक्लियस थे आफ्टर Z इज ग्रेटर देन 83, ठीक है, 83 ऐसे देख लीजिए, ऑल न्यूक्लियस आर अनस्टेबल एंड showing radioactivity, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। अब बच्चों 20 से लेकर के 80 तक जो है हमारा ग्राफ जो है एक जो है रैंडम ऑर्डर में हो गया, उसका कोई वो नहीं रहा कि कहां पर ये कितना रहेगा। लेकिन इस ग्राफ के ऊपर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस ग्राफ के ऊपर जो भी न्यूक्लियस हमारा जो है आया वो स्टेबल पाया गया। और बच्चों ये जो ग्राफ इस तरीके से बना है, इसी को बच्चों कहा गया स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट यहां पर इसको कहा गया। तो ये बच्चों हमारी स्टेबिलिटी है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का हमारे पास एक जो है कर्व है, और इसके ऊपर जो भी न्यूक्लियस आता है वो हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। अब बच्चों दो बातें यहां से अराइज होती है कि जो यहां पर
नहीं आता है वो अनस्टेबल होता है। तो क्यों होता है, बात नंबर 1। और जो अनस्टेबल नहीं होता है तो वो करता क्या है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हुए और अब मैं आपको उसका जवाब देने जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, ये तो स्टेबिलिटी बेल्ट हो गई, इसके ऊपर जो भी हमारा आया वो हमारा आ गया, वो स्टेबल हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि कुछ न्यूक्लियस हमारे इसके नीचे इस तरीके से मिले, ठीक है, कुछ इसके ऊपर यहां तक मिले, 20 तक में भी ये हुआ। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में ये हुआ कि जैसे हमारे पास कार्बन था, ठीक है, कार्बन 612 स्टेबल, ठीक है, और बच्चों फिर कार्बन आया 614, ये आ गया अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल हो गया हमारा। तो इस तरीके से बहुत से जो है आइसोटोप हमको मिले जो कि अनस्टेबल थे, जो कि इस कर्व के नीचे या ऊपर आ रहे थे। और बच्चों यहां पर क्या हुआ कि इसके आगे 20 के आगे गए तो भी हमको कुछ जो है यहां पे इस तरीके से न्यूक्लियस मिले जो इस डॉट्स पे आ रहे थे, ठीक है, इस डॉट्स पे इस तरीके से आ रहे थे, ठीक, ऊपर तक यहां तक। और इसके बाद तो सारे अनस्टेबल थे। और बच्चों यही काम इधर हुआ इस तरीके से कि हमारा यहां पर भी जो है कुछ न्यूक्लियस इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब बच्चों ये जो ग्राफ बना था स्टेबिलिटी बेल्ट वाला, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के ऊपर था। अब देखिए सबसे पहले हम जो है एनालिसिस करेंगे उन सारे क्या कहते हैं न्यूक्लियस की जो इस बेल्ट के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो नोट करिए द न्यूक्लियस दैट आर फाउंड, ठीक है, फाउंड above the stability belt, ठीक है, containing more neutron, ठीक है, more neutron, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, जिनके पास न्यूट्रॉन ज्यादा थे प्रोटॉन की तुलना में, वो सारे के सारे इस बेल्ट के ऊपर आए। देखिए न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर इस कारण से स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इसके कारण इसमें से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक। अब यहां पर पॉइंट नोट करिए कि जो भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर आता है वो हमारा क्या करता है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल। और बीटा में भी 2 वैरायटी है, एक है बीटा माइनस और दूसरा है बीटा प्लस। तो बच्चों ये वाला हमारा करता है बीटा माइनस पार्टिकल इमिट करता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल इमिट करने से क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कुछ ऐसा हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है हमारा ऐसा हो जाता है कि वो वाला न्यूक्लियस कहां आ जाता है, स्टेबिलिटी कर्व की तरफ आ जाता है, स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीटा माइनस पार्टिकल इमिट करने से क्या होता है कि हमारा प्रोटॉन बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन वही रहता है जो वो था, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि हमारा प्रोटॉन बढ़ जाता है और न्यूट्रॉन वही रहता है जो होता है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक एलिमेंट था x, उसके पास जो है जो सपोज करिए कि हमारे पास उसके पास जो है करीब जो है 40 प्रोटॉन थे और बच्चों 88 जो है, ऐसे एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 88 उसका मास नंबर था। तो बच्चों 40 प्रोटॉन हो गए और 48 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हमारा जो है ज्यादा हो गया। अब उस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो है एक बीटा माइनस या एक से ज्यादा बीटा माइनस जो है वो हमारा निकालेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा हमारा 88, ये रहेगा। और बच्चों देखिए क्या होता है, बीटा माइनस कुछ इस तरीके से हमारा होता है और प्लस बच्चों हमारा एक निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो,
फ्रीडम। इसको नोट कर लीजिए, अभी बाद में बताएंगे। प्लस बच्चों हमारी निकलेगी एनर्जी। ये आप देखिएगा अगले वीडियो में कि एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है और क्यों निकलता है। ठीक है, इसको देखिए। अब देखिए क्या हुआ यहां पर बच्चों, देखिए क्या हुआ कि यहां पर हमारा 41 प्रोटॉन हो गया और बच्चों हमारे पास आ गया 47 न्यूट्रॉन हो गए। अब देखिए यहां पर जो है कम हो गया, देखिए रेशियो हमारा कम हो गया और ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया और स्टेबल चाहेगा होना चाहेगा तो ये हमारा जो है यहां पर निकाल देगा 2 बीटा 3 बीटा, कुल मिलाकर के ये उसी रेंज में आ जाएगा जिस रेंज में हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट बढ़ती है। तो जितने भी न्यूक्लियस जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है वो बच्चों हमारा बीटा माइनस इमिट करते हैं। तो यहां नोट कर लीजिए, इमिशन ऑफ बीटा माइनस। ठीक है, बीटा माइनस इमिशन ये वाले करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं नीचे वाले पे, देखते हैं कि जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी कर्व के नीचे आते हैं वो क्या करते हैं और उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है। फिर ये बताऊंगा ये होता क्यों है, पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर बताऊंगा कि ये होता क्यों है। ठीक है, चलिए तो नोट करिए यहां पे द न्यूक्लियस, ऑल द न्यूक्लियस लिखिए। ठीक है, all the nucleus that lies below the stability belt having more proton than न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो बताया था कि स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर पड़ रहा उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा थे, अब जो न्यूक्लियस इसके नीचे आते हैं उसमें प्रोटॉन ज्यादा है। और बच्चों जब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, भाई प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेगा, ये अपने अंदर से प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा ताकि हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो वहां पहुंच जाए जहां पे स्टेबिलिटी बेल्ट है। और बच्चों इस स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ऑल द न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और बीटा प्लस डीके। ये दो काम करते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं या बीटा प्लस डीके करते हैं, दोनों में से कोई भी करेंगे और उसमें बच्चों हमारा जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 की तरफ शिफ्ट होता है या स्टेबिलिटी बेल्ट की ओर भागता है। अब बच्चों देखिए सबसे पहले ध्यान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। मैं ये शायद तीसरी चौथी बार बताने जा रहा हूं क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम +2, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम ऐसे बनाए हीलियम +2 2 और ये 4, इस तरीके से इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये निकालता है। अभी बताता हूं कि बीटा प्लस क्या होता है। बच्चों पहले हम अल्फा पार्टिकल डीके का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक एलिमेंट X है, इसमें जो है A इसका एटॉमिक नंबर है और B इसका जो है मास नंबर है। अब बच्चों इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रॉन अपने इंक्रीज करने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन अपने इंक्रीज करने हैं और प्रोटॉन कम करने हैं। तो बच्चों इसका 2 प्रोसेस होता है, तो अल्फा पार्टिकल का डीके होता है, दूसरा बीटा प्लस का डीके होता है। अल्फा पार्टिकल डीके में क्या होता है कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल डीके करके एक एलिमेंट बनाएगा Y। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या होगा हमारे पास हीलियम 2 4 +2 प्लस एनर्जी यहां से रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका जो है एटॉमिक नंबर हमारा 2 यूनिट से कम हो गया, यानी कि प्रोटॉन इसके कम हो गए, तो थोड़ा सा इसका रेशियो बढ़ जाएगा। बच्चों जब तक स्टेबिलिटी को नहीं फाइंड आउट कर लेगा तब तक जो है इसमें अल्फा पार्टिकल का डीके होता रहेगा, और जब रेशियो हमारा वहां पे आ जाएगा जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आता है तब जाकर के प्रोसेस रुक जाएगा और न्यूक्लियस हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो सारे जो है न्यूक्लियस जो इसके बिलो आते हैं वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं या बीटा प्लस इमिट करते हैं। अब बीटा प्लस क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है,
बीटा प्लस इसी को ले लेते हैं, सपोज करिए ये हमारा हो गया एलिमेंट एक्स और ये हो गया बी और ए और बी हो गया इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और बच्चों इसने बनाया वाई। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा ए माइनस 1 और बी, ठीक है, प्लस बच्चों हमारा आएगा यहां पर बीटा प्लस 1 और प्लस आएगा बच्चों हमारा न्यूट्रिनो, क्या आएगा, न्यूट्रिनो एक निकलता है, प्लस बच्चों हमारी यहां पे निकलेगी एनर्जी, ठीक है, प्लस हमारी यहां पे एनर्जी निकलेगी। इस तरीके से ये बच्चों प्रोसेस होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें एटॉमिक नंबर कम हो गया, ठीक है, यानी ये रेशियो इंक्रीज हो गया। अब बच्चों यहां से ये और ये निकलेगा, हो सकता है जो है दोनों निकले एक एक करके, हो सकता है खाली ये निकले, हो सकता है केवल ये निकले, और प्लस इसके साथ जो है हमारा निकलेगा गामा रेडिएशन, ठीक है, प्लस हमारा गामा रेडिएशन निकल गया। तो बच्चों यहां से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वो सारे न्यूक्लियस जो इस स्टेबिलिटी के नीचे आते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं या बीटा प्लस इमिट करते हैं, ठीक है, इमिट करते हैं, ये इमिशन वो शो करते हैं, बीटा पार्टिकल इमिशन को वो शो करते हैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का करते हैं, और जो ऊपर आते हैं वो बीटा माइनस का इमिशन करते हैं, और बच्चों इनके साथ गामा रेडिएशन अपने आप आता है, गामा रेडिएशन जो है वो अपने आप आता है, इसको नोट कर लीजिए, गामा रेडिएशन, इस तरीके से। अब बच्चों अब चलिए यहां पर ये बात मैं आपको एक और बता के फिर मेन बात आते हैं। तो एक बात ये बात जान लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियस हमारे पास ऐसा नहीं होगा जो अल्फा और बीटा पार्टिकल एक साथ इमिट करेगा, ठीक है, जैसे कोई पूछता है तो अल्फा और बीटा एक साथ कभी इमिट नहीं होता है, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, चाहे बीटा में बीटा प्लस हो या बीटा माइनस हो, वो भी कोई मतलब वो एक अलग मैटर है, लेकिन या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, और गामा दोनों के साथ निकलता है, ठीक है, गामा चाहे बीटा निकले चाहे अल्फा निकले, उसमें से गामा रेस हमारी निकलेंगी ही निकलेंगी, ठीक है, ये बात एक बच्चों यहां पर आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हमारा ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी प्लेलिस्ट के पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, उसका नाम था बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, न्यूक्लियाई का जो है बच्चों हमारा वीडियो नंबर 2, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एंड एएमयू पे मैंने इसको बनाया है, उसको देख लीजिएगा। इसमें हमारा सारा काम होता है न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है, यहां देखिए न्यूक्लियर फोर्स एंड एएमयू, और साथ में मेरा नाम डाल दीजिएगा आदर्श अग्रवाल, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहां पर, उस चीज को देखिए। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से होता है, ठीक है, यही होता है ना हमारा। अब बच्चों देखिए होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के बीच में जो है क्या होगा, फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा। अब बच्चों ये फोर्स होगा हमारा रिपल्सन का, ठीक है, फोर्स होगा रिपल्सन का। अब इस फोर्स को, रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए जो क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है जो होती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स, और ये फोर्स बच्चों 100 टाइम्स स्ट्रांग होती है, 100 टाइम्स स्ट्रांग होती है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, जो प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस हमारा फटता नहीं है। अब बच्चों क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकाला गया है तो उनके नंबर पे निकाला गया। अब क्या होता है कि बच्चों अगर हमारा प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, बात को समझिएगा,
अगर हमारा प्रोटॉन ज्यादा हो गया, कहां पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया? न्यूक्लियस में, ठीक है, और न्यूट्रॉन कम हो गया, तो बच्चों क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स वो हमारा कम हो जाता है और इनके बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर न्यूक्लियस को स्टेबल रहना है तो जितना फोर्स रिपल्सन का प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है उतना न्यूक्लियर फोर्स रहेगा, तो वो स्टेबल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इसमें से एक फोर्स बढ़ गया, सपोज करिए रिपल्सन वाला फोर्स बढ़ गया और न्यूक्लियर फोर्स हमारा कम हो गया। ये कब होता है? जब हमारे प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जो नीचे आता है, प्रोटॉन इसमें बढ़ा था, तो बच्चों क्या होता है कि रिपल्सन का फोर्स ज्यादा हो गया, अब ये अपने आप को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब तोड़ने की कोशिश करता है तो बच्चों उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा प्लस निकलता है, ठीक है, और ये तब तक निकलता है जब तक वो अपने दोनों फोर्स हमारे बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, दोनों फोर्स हमारे बराबर नहीं होती। जब ये बराबर रहता है तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए उल्टा, प्रोटॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि ये वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो गया और बच्चों न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया। तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियस सिकुड़ने लगता है, स्टेबल नहीं होता, सिकुड़ने लगता है अपने आप को, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरीके से। उस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि बीटा माइनस निकलता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है। और फिर बच्चों क्या होता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और न्यूक्लियर फोर्स हमारा आपस में जब तक बराबर नहीं होता तब तक वहां से बीटा हमारा निकलता रहता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए बच्चों एक चीज बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स among nucleons, nuclear force among nucleons should be equal to force of repulsion ठीक है, among the protons, जितने भी प्रोटॉन हैं वहां पे। जब तक ये अचीव नहीं हो जाएगा तब तक डिके होता रहेगा और उस हिसाब से होगा जो फोर्स ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल और बीटा प्लस निकलेगा। अगर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है तो हमारा बीटा माइनस निकलेगा और ये डिके होकर के न्यूक्लियस फाइनली स्टेबिलिटी बेल्ट पे आएगा और न्यूक्लियस हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक सिंपल सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, क्यों होती है और स्टेबिलिटी बेल्ट हमारी कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो और पिछला वीडियो जो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों को समझ लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। अब बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जब हमारा अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गामा रेडिएशन हमारा निकलता है न्यूक्लियस से, तो जो हमारा न्यूक्लियस बचता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और वहां पर हमको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।